तो ये तमाम मुद्दे होंगे आज देश की बात की चर्चा में शामिल, और इसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम से जुड़ी रही, राजनीति में आने से पहले पत्रकार भी रही, जाना माना चेहरा है। शाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विकास गुप्ता जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, पेशे से वकील भी हैं और लेखक भी हैं, और देश की राजनीति पर अपनी मुखर राय रखते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी जी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से लॉ ग्रेजुएट हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़े। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय कुमार भी जुड़ेंगे, जो कि एलजेपी से हैं, 35 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, लेखक और फिल्म मेकर भी हैं। अजय जी का भी हम स्वागत करेंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल निनाद सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, पत्रकार रहे हैं, राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पर कॉलम लिखते हैं। निनाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं टीआर रामचंद्रन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का भी अनुभव रखते हैं। टीआर रामचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, तो मेहमानों का परिचय हो गया। अब शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड से। रैपिड फायर राउंड में हम 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं, जिसका जवाब उन्हें हाँ या ना में देना होता है। और अगर आप हाँ या ना में ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, नो कमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा आपसे यही है कि क्योंकि उसका विश्लेषण आगे उस तरह से करना होता है, इसलिए हाँ या ना में ही आप जवाब दें। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का बिना देर किए, क्या मुद्दों के मामले में विपक्ष के हाथ फिलहाल खाली हैं? यह है पहला सवाल। शाजिया, यस या नो? हाँ। हाँ, ओके। विकास जी? नो। नो। राजकुमार जी? नहीं। निनाद जी? हाँ। हाँ। टीआर रामचंद्रन जी? नहीं। नहीं। चलिए, अब दूसरा सवाल रैपिड फायर राउंड का। दूसरा सवाल भी सीधा सा सवाल है हमारा। क्या गठबंधन के मामले में एनडीए फिलहाल कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? यह है दूसरा सवाल। शाजिया? जी हाँ। विकास जी? नहीं। नहीं। ओके। राजकुमार भाटी जी? नहीं। नहीं। निनाद सेठ? हाँ। हाँ। टीआर रामचंद्रन जी? हाँ। हाँ। ऑलराइट, और यह है तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड का। फटाफट पूछ लेते हैं, क्या एनडीए के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर दिख रही है? यह है तीसरा सवाल। शाजिया? जी नहीं। नहीं। विकास जी? जी हाँ। जी हाँ। राजकुमार जी? महालहर है। ओके। निनाद सेठ? नहीं। नहीं। टीआर रामचंद्रन जी? नहीं। नहीं। ऑलराइट, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, और फटाफट से कड़क सवाल का जवाब है जो हम अपनी देश की जनता से पूछते हैं। देश की जनता से एक सीधा सा सवाल, बड़ा सपाट सीधा सा सवाल, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा? यह है हमारा सीधा सा सवाल। जनता को इस पर अपनी राय देनी है। ऑनलाइन एक पोल है एक तरह से। फेसबुक अगर यूज करते हैं तो @Z Business ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन पर जाएं, हमारे पेज में जाएं, यस या नो में अपना जवाब दर्ज करें। और अगर ट्विटर यूज करते हैं तो @Z Business पर हमारा ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाकर हाँ या ना, यस या नो में अपना जवाब दें। और आपके इस राय को, रुझान को, रिजल्ट को हम शामिल करेंगे अपने शो के आखिर में। कोशिश करेंगे, अगर वक्त रहा तो इस पर विश्लेषण भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब आज की चर्चा। और आज की चर्चा में शुरुआत करूंगा शाजिया इल्मी से। शाजिया, देखिए, ये तो फिलहाल मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं और जिस लेवल के मुद्दे इस वक्त होने चाहिए थे, टोटा जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप हमें सुनने में यह आ रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि आप लोगों ने तो अच्छा विकास किया, ये दावा किया आप लोगों ने 7% ग्रोथ की बात हो, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स हो, गरीबी के मोर्चे पर, बिजली के मोर्चे पर, उद्योग धंधे, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, तमाम तरह के मुद्दे होते रहे हैं और जो धरातल पर कुछ दिखे भी हैं। तो फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा क्यों? ये राष्ट्रवाद ही क्यों? इसी मुद्दे को लेकर आगे क्यों? देखिए हमें लगता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव का ऐसा पर्व होता है जो वाकई में जमहूरियत का जश्न है, लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा होता है सब लोगों के लिए। ये एग्जाम के वक्त है और सब पार्टियां जो हैं अब एग्जाम्स देंगी, लिखेंगी और बाकी जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें नंबर देंगे। अब इसमें अलग अलग मौजू और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, राष्ट्रवाद तो हमारा मुद्दा है ही और राष्ट्रीय सुरक्षा उसमें एक और बड़ा मुद्दा जुड़ता हुआ और उसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को और पुख्ता करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी विषय में भारतीय जनता पार्टी के मार्क्स देंगे या देना चाहेंगे बतौर वोटर, बहैसियत वोटर, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो सिर्फ राष्ट्रवाद पर ही नहीं, विकास पर भी और बाकी जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर ना ही खरी उतरेगी, पर टॉप लेवल में डिस्टिंक्शन के साथ पास आएगी और टॉप करेगी। सिर्फ एक विषय में नहीं, सारे विषयों में। तो आप मुद्दा जो भी ले लें, चाहे आप बिजली की बात करें, हाँ देखिए प्राइम फोकस वही होगा जो जनता के दिलो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है। तो उसमें दो चीजें मुझे नजर आती हैं। जिस तरह से मैं जब लोगों से मिलती हूँ और बाहर जाती हूँ और रोजाना ही एंगेजमेंट होता है लोगों के साथ, तो देश में देश का प्रधानमंत्री के तौर पर जब लोग चाहते हैं किसी भी शख्सियत को, तो वो चाहते हैं एक निर्णायक इंसान हो वहां पे, एक इसमें वो एक बहुत ही मजबूती और बल देखना चाहते हैं जिससे उन्हें खुद एक आत्मविश्वास महसूस होता है, वो सुरक्षित पाते हैं और चाहते हैं ऐसा कोई हो नेता जो उनको सुरक्षित महसूस करे और जिसके वजह से उनका मनोबल बढ़े। तो ऐसे सूरत हाल में मैं से सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कद्दावर नेता और चेहरा नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे नेता नजर आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर भी कीजिए, आप ममता बनर्जी को देखिए, आप मायावती जी को देखिए, मतलब जो और दावेदार हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि और राहुल गांधी ऑफ कोर्स, तो आप देखेंगे इन तीनों में वो ना तो शख्सियत है ना वो दमखम है जो लोगों को ये आश्वासन दे या उनको मुतमईन करे कि वाकई में हम एक सुरक्षित हाथों में हैं। एक ऐसे इंसान, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए जो कि फैसले ले, जबरदस्त फैसले ले। यानी कि प्रधानमंत्री के पर्सनालिटी के सहारे ही बीजेपी अपनी नैया पार कराने की जुगत में। ऑलराइट, आपका पॉइंट लिया। विकास मुझे बताइए, जो मेरा फर्स्ट जो सवाल था उसमें तो लाजमी था आपका जो जवाब आया, मुद्दों के मामले में विपक्ष का हाथ खाली है, आपने कहा नहीं खाली नहीं है, हमारे पास कई मुद्दे हैं। जाहिर सी बात है आपकी तरफ से ये अपेक्षित भी था जवाब। लेकिन दूसरा सवाल जो था, क्या गठबंधन के मामले में एनडीए कहीं ज्यादा मजबूत है, उसमें थोड़ा सा सर कहीं ईमानदारी की कमी मुझे नजर आ रही है। आप ईमानदारी से बताएं विकास जी, गठबंधन के मामले में अभी आप लोग कहां हैं? कहां है गठबंधन? कहां है गठबंधन की वो शक्लो सूरत? अब तो 1 महीना भी नहीं रहा सर जब पहला मतदान होने जा रहा है। देखिए दीपक जी, जो गठबंधन एनडीए का था उसमें से काफी घटक दल जा चुके हैं। और जो दूसरी बात है, आप कई स्टेट्स में अगर नॉर्थ हिंदी हार्टलैंड में आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां कांग्रेस का डायरेक्ट क्लैश है भाजपा के साथ। और जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टी स्ट्रांग हैं वहां पर रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टी से ज्यादा सीटें लड़ेंगी, ये बात है। अगर मैं पहले सवाल पे आऊं, क्योंकि आपने शाजिया जी को भी काफी एक लंबा समय दिया, तो मैं सिर्फ एक बात, जो उन्होंने कहा कि 2019 में क्या अपेक्षा है वोटरों की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब 2014 में आए तो आप हाई परसेप्शन ऑफ करप्शन पे आए, आप डेवलपमेंट पे आए, आप 10 करोड़ नौकरियों पे आए। मैं 15 लाख की तो बात ही नहीं करता क्योंकि उसमें अमित शाह जी ने कह दिया वो तो एक चुनावी जुमला था, तो मैं उस पर जाता ही नहीं। आपने ये कहा कि आप 6 साल में फार्मर की इनकम डबल कर देंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा दीपक जी, आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से, कि इन्होंने अक्टूबर में जो 5 असेंबली इलेक्शंस थे उससे पहले राम मंदिर के नैरेटिव को टेस्ट किया। दिसंबर 12 में जो रिजल्ट आया, इनको लगा कि अब राम मंदिर का नैरेटिव काम नहीं आ सकता। तो अब जो इन्होंने शाजिया जी ने बात कही कि नेशनलिज्म की, नेशनल सिक्योरिटी की बात, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आपको इतनी ज्यादा ध्यान में थी और आपके चुनावी घोषणा पत्र में 370 का
की बात कही थी, तो आपने उसी अलगाववादी पार्टी पीडीपी के साथ 3.5 साल तक सरकार क्यों बनाई? तब क्या आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद नहीं आई? इस बात का भी जवाब देना होगा। दूसरी बात, मैं आपको ये आपके माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां रीजनल पार्टीज जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है, तो जहां जहां भी रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वहां पे कांग्रेस को एक बैकफुट पे एज ए जूनियर पार्टनर की तरह काम करना पड़ रहा है, इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि आपको देश हित के लिए आज आपकी लड़ाई है। ठीक है सर, आपको उन चुनावी मुद्दों ओके ऑलराइट, मैंने आपको पूरा समय दिया। हालांकि आपने जो गठबंधन वाली बात थी उस पर अभी तक क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा नेक्स्ट राउंड में आप जरूर क्लियर करें। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं राजकुमार भाटी जी की तरफ भी। राजकुमार भाटी, सिर्फ यूपी ही है क्या समाजवादी पार्टी, बसपा या महागठबंधन की नजर में सिर्फ यूपी ही है? और आपको लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन करके आप नरेंद्र मोदी या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? बाकी राज्यों में ये जो बिखराव है विपक्ष का, ये लग रहा है कि भारी पड़ रहा है, बाकी राज्यों में भी भारी पड़ रहा है। कोई मजबूत खाका नजर नहीं आता है विपक्ष का जहां से हम ये कह सकें कि एक मजबूत जवाब मिल पा रहा है एनडीए के कुनबे को। दीपक जी, इससे पहले मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि आपने कार्यक्रम के शुरू में जो एक रिपोर्ट दिखाई, भारतीय जनता पार्टी का इससे बेहतर और इससे बढ़िया चुनावी विज्ञापन हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपकी प्रतिभा पहचाननी चाहिए, आपके चैनल की, और इस रिकॉर्डिंग को खरीद लेना चाहिए और अपने चुनाव प्रचार में इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर विज्ञापन आपने बीजेपी का दिखाया। आपको विपक्ष में सारी कमियां ही कमियां नजर आई, बीजेपी में सारी खूबियां ही खूबियां नजर आई। सर इसी विश्लेषण के लिए तो सर नेता इसी विश्लेषण के लिए तो हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं सर। आपका चैनल बहुत देखा जाता है सर, इसी विश्लेषण के लिए तो आपका पक्ष जानना चाहते हैं। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, लेकिन आपकी तारीफ तो कर दूं। देश के लोग बड़े हंस रहे होंगे देख के। ठीक है सर, आप अपना पक्ष रख दीजिए। बहुत लोगों के गले उतर सकती है। आपने अमित शाह को भी देश का सबसे बढ़िया नेता। अरे दीपक जी, सर आप अपना पक्ष रख दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे सर इधर उधर की बातें ना करके आप अपना पक्ष रख देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ दीपक जी, हाँ ना इधर उधर की नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर की नहीं, बिल्कुल भी। आप खारिज कर सकते हैं, आप खारिज कर सकते हैं इस रिपोर्ट में, आप खारिज कर सकते हैं। आप बताने, आपको खारिज करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन अपना पक्ष रख दीजिए। पत्रकारिता पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, आप खारिज कर सकते हैं सर, आप अपना पक्ष रख दीजिए। ये पत्रकारिता के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। अगर आप 10 वर्ष पुरानी रिकॉर्डिंग को, आप 10 वर्ष पुरानी, सर मुझे कहने दें अपनी बात। हाँ भाटी जी, अपना पक्ष कहने दें भाई, अपना पक्ष। दीपक जी मुझे कहने दें, आप 10 वर्ष पुरानी रिकॉर्डिंग को, अपना पक्ष रख रहा हूं, आप मायावती जी की 10 वर्ष पुरानी रिकॉर्डिंग को सुनाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को आप धोखा देना चाहते हैं। 10 साल पुरानी कौन सी रिकॉर्डिंग है? इतना धोखा क्यों देना चाहते हैं? क्या पर्पज है आपका, क्या उद्देश्य है? 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग। ये जो मायावती जी की आपने सुनवाई की, हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, कब की रिकॉर्डिंग है ये? कब की रिकॉर्डिंग है ये? सर उस पे अब ये बात छोड़िए पत्रकारिता वाली, अब मैं अपने मुद्दे। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात क्या विपक्ष के पास आपको खारिज करने का रिपोर्ट्स को अधिकार है, लेकिन सर सुनिए, अगर हमने कोई रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को दिखाने के बाद हमने आपको भी बुलाया, आपका पक्ष रखने के लिए बुलाया है, आप अपना पक्ष रखिए ना सर। आप सवाल क्यों उठा रहे हैं किसी रिपोर्ट पे? आप अपना पक्ष रख दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप अगर 10 साल पुरानी मायावती जी की रिकॉर्डिंग सुनवा सकते हैं, तो 5 साल पुरानी नरेंद्र मोदी जी की रिकॉर्डिंग भी आपको चलानी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछ रहे हैं उस रिकॉर्डिंग में कि ये गोला बारूद कहां से आता है, केंद्र सरकार के अधीन सीमाएं हैं, तो केंद्र सरकार की मिलीभगत के बिना गोला बारूद नहीं आ सकता। पहली बात तो 10 साल पुरानी नहीं है सर, ये केंद्र सरकार की मिलीभगत से आते हैं। आप खैर मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। बायस्ड पत्रकारिता आप नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है प्रश्न उठाने का। आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, और राजनीतिक पार्टी से आप अपना पक्ष रख दीजिए। आपसे कैसे लड़ें? आपने पत्रकारिता का आवरण ओढ़ रखा है। भाटी जी आप मेरी डिबेट्स पे हमेशा से आते हैं। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। आप अपना पक्ष इस देश को गुमराह किया जा रहा है, इस देश को नशा दिया जा रहा है, इस देश के सामने झूठ परोसा जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को मुद्दों से हटाया जा रहा है। मुद्दे रोजगार के हैं, मुद्दे किसानों की आत्महत्या के हैं, अब आए ना, मुद्दे शिक्षा के हैं, मुद्दे चिकित्सा के हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ये बोलिए अपने मुद्दे। महत्वपूर्ण मुद्दा जीएसटी है, मुद्दा नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद बाजार आज तक उठ नहीं पाया है।
बाजार अभी तक खड़ा नहीं हो पाया नोटबंदी के बाद। बाजार की कमर तोड़ दी है, उद्योग धंधों की, छोटे उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी है, व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ये मुद्दे चुनाव में होंगे। चुनाव में ये फर्जी मुद्दे नहीं होंगे। फर्जी मुद्दे जो लोगों को परोसने की कोशिश की जा रही है, ये फर्जी मुद्दे नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं और मुद्दे के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। आज एनडीए बहुत कमजोर है, आज विपक्ष मजबूत है। एनडीए को लोग हटाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन वोट डालना पड़ेगा 23 मई और सरकार नई। 23 मई में नई सरकार आ जाएगी। निनाद सेठ, आपको कहीं लगता है कि मुद्दों के मामले में और जैसा हमने कहा भी, और भाटी जी, मैं अपनी रिपोर्ट में एक और चीज का, हम लोगों ने एक चीज का हवाला दिया था कि आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे विपक्ष का एज अ होल अगर विश्लेषण करा जाए तो वो आरोप, नकारात्मक आरोप ज्यादा थे। अगर आप मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ मुद्दे आप लोगों ने जरूर उठाए, लेकिन उन पर स्टैंड आपका क्लियर नहीं है पूरे विपक्ष का, और कुछ मुद्दे आरोपों से बढ़कर ज्यादा कुछ नजर नहीं आते। निनाद, क्या मैं सही हूं? चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो कि आप सबूत लेके आइए आपने वहां पर कितने आतंकवादी मारे, चाहे आज रमजान वाला इश्यू जो उठाया गया हो, ये मुद्दे क्या विपक्ष को ही कमजोर नहीं कर रहे हैं? विपक्ष के साथ ही बड़ा वो बुरा मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये कड़वी है कि विपक्ष के ही पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि बड़े कम लीडर ऐसे होते हैं जो ये कह के इलेक्शन जीत सके कि अगले 5 साल आपके मैं पिछले 5 साल से ज्यादा अच्छे करूंगा। नेहरू जी जीता करते थे। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट सेल कि जो ऑपोजिशन मिस कर रहा है वो सिर्फ मुद्दे नहीं मिस कर रहा है, मेरे ख्याल से वो ये भी मिस कर रहा है कि जब आंकलन होगा तो सिर्फ ये आंकलन नहीं होगा कि पिछले 5 साल बीजेपी ने कैसे दिए, ये भी आंकलन होगा कि अगले 5 साल कैसे दिए जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो जब भी मिलीजुली सरकार बनी है वो ज्यादा टिकी नहीं है और उसका नुकसान हुआ है। तो ये जो पॉइंट मिस कर रही है, और मुझे बड़ी सरप्राइजिंग बात लगती है कि जब कम्युनिकेट करती है ऑपोजिशन तो ये अपनी पॉजिटिव चीजें कम्युनिकेट नहीं करती। सिर्फ मोदी में क्या गलतियां हैं ये कम्युनिकेट करने से जनरल इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। जनरल इलेक्शन में आपको एक एजेंडा सेट करना पड़ता है कि भैया मोदी की ये गलतियां हैं, बीजेपी ने ये गलतियां करी, हम ये ज्यादा अच्छा करेंगे। चाहे वो जॉबलेसनेस हो, किस तरह से आप नौकरियां लाएंगे, कभी मैंने नहीं सुना। चाहे वो महंगाई हो, किस तरह से आप महंगाई कम करेंगे, ये कभी नहीं सुना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो एक आदमी को हराने का एजेंडा ठीक है, वो जरूरी है, ऑपोजिशन का वो रोल है, पर अगर इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए डिस्कोर्स वाइडन करना पड़ता है, उसके लिए एक ऑफरिंग लानी पड़ती है कि हम ये करेंगे। और मेरे ख्याल से यहां पे ऑपोजिशन मिस आउट कर रहा है। एक और बात मैं बताऊं कि क्या ये लीडर्स का कोएलिशन है, क्या ये महागठबंधन सिर्फ लीडर्स का है कि ग्राउंड लेवल पे वोटर्स का भी है? मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ट्रैवल करें और खासकर आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक्स एक डिसोनेंस आया है, ये लीडरशिप का कोएलिशन लग रहा है जो ग्राउंड पे नहीं है। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में मिसिस इंदिरा गांधी के सामने एक महागठबंधन खड़ा हुआ था, पर मिसिस इंदिरा गांधी का एक डायरेक्ट कनेक्शन था वोटर के साथ और उस महागठबंधन को परास्त किया था 1971 में। पहली बार नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, पर एक डिस्कोर्स की वीकनेस है कि भाई मोदी के सिवाय आपको क्या चीज, आप क्या ऑफर कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन की जो वीकनेस है वो आखिरी राउंड में महंगी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी का जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो सीधा वोटर तक पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से महागठबंधन के लिए दिल्ली अभी दूरस्थ। ऑलराइट, टी.आर. रामचंद्रन, आपने भी हमारी रिपोर्ट सुनी होगी और उस रिपोर्ट में हमने कुछ चीजों का जिक्र किया था जब हमने कंपेयर किया विपक्ष को और सत्ता पक्ष को। उसमें अमित शाह जी का जिक्र जरूर किया है। अमित शाह का हम लोगों ने जिक्र किया था कि अमित शाह जैसा नेतृत्व फिलहाल ऑपोजिशन के पास एक ऐसा संगठनात्मक कोई उनके पास चेहरा दिख नहीं रहा है जो पूरे संगठन को हाथ में लेकर, प्रचार की रणनीति को हाथ में लेकर या चुनाव की रणनीति को हाथ में लेकर आगे बढ़ सके। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको कोई दिखता है विपक्ष में जो कि अमित शाह के टक्कर का हो फिलहाल चुनावी रणनीति के मामले में, संगठन के मामले में? ये आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं और अगर कोई है तो वो कौन है? सवाल ये उठता है। ये तो बड़ी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इन सबको अगर जवाब देना पड़ेगा तो मुझे कुछ वक्त लग जाएगा। खैर, सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर के आया है। बाकी जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे हैं, उस पे चर्चा जरूर होगी
और मेरे ख्याल में ऑपोजिशन अभी तक एक एजेंडा, उनका एजेंडा लोगों के सामने नहीं रख पाई है। उस एजेंडा में खासकर ये होना चाहिए कि ये जो बेरोजगारी है, रूरल डिस्ट्रेस है, नौकरियां हैं, बाकी चीजें जो बड़ी मुद्दे उभर के आ रही है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है। और इस पुलवामा के अटैक के बाद, फरवरी 14 के बाद, ज्यादातर लोगों ने कहा है अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है तो ये जो पुलवामा का चीज हुआ है ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, और इसके लिए हमें एक नेशनल डॉक्ट्रिन लाना चाहिए जो अमूमन देश के सामने रखा जा सके। वो हमारे पास फिलहाल नहीं है, हम फिट्स एंड स्टार्ट्स में काम कर रहे हैं। रही दूसरी बात, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में इस एयर अटैक के बारे में बालाकोट में बड़ी है, पर इतना ज्यादा नहीं बड़ी जैसे एक्सपेक्टेड था। तो फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली ऑन टॉप हैं, पर उनमें और ऑपोजिशन में जो गैप है वो काफी कम हुआ है। तीसरी बात ये है कि जैसे आपने पूछा कि क्या अमित शाह जैसे और कोई लीडर विपक्ष में है जो कि लोगों को निट कर सकता है। जैसे एक खूबी बीजेपी में देखी गई है कि जहां उनको कोalition बनाने की जरूरत है वहां सबसे पहले पहुंचे हैं, कोई वो प्रेस्टीज के ऊपर नहीं खड़े हुए हैं। अमित शाह जी मुंबई चले गए, शिवसेना के साथ हो गया, तमिलनाडु में चले गए बाकी लोग, और वहां पर AIADM के साथ हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मायने रखता है। जहां तक गठबंधन, महागठबंधन का सवाल है, मेरे ख्याल में कुछ संकोच जरूर है कांग्रेस में, और कांग्रेस अभी बिलेटेड एफर्ट्स कर रही है कि किसी ना किसी तरह बात शुरू करें फिर से SP BSP से, पर मेरे ख्याल में उस पर कुछ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि फिलहाल एडवांटेज बीजेपी और मोदी साहब है, और हम सबको मालूम है कि मोदी साहब बीजेपी के मेन कैंपेनर हैं। उनको आप अलग हटा दीजिए तो मेरे ख्याल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पर जो मुद्दे उभर के बार बार आएंगे उसमें अब नेशनल सिक्योरिटी भी जुड़ गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। तो ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत आसान नहीं होगा, और जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 400 सीटें मिल जाएंगी, मेरे ख्याल में ये जरा ओवर द टॉप बातें हैं। अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुका है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही आ रहा है, शाजिया से भी जब मैंने बात की और मैंने इश्यूज की बात करी जब पक्ष की, तो उस समय भी शाजिया ने भी एक ही बात पे फोकस किया कि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है और उनका जो ऑरा है उसी के आगे रखकर पूरा का पूरा चुनाव प्रचार जो है वो बीजेपी का रहेगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है सर कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही क्यों बाकी जो आपके इश्यूज हैं जो आप दावा करते हैं वो भी आप लोगों के पास हैं? तो सिर्फ क्या नरेंद्र मोदी के ही कंधों पर विधानसभा चुनाव भी रहेंगे, लोकसभा चुनाव भी रहेंगे, तमाम गठबंधन की जिम्मेदारी भी उनके ही कंधों पर रहेगी? ये क्यों सर? अजय जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी, आई। देखिए दीपक जी, अभी आपने कहा कि आपकी रिपोर्ट में आपने अमित शाह जी के बारे में कहा, तो अगर सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो संगठन का नेतृत्व अमित शाह जी कर रहे हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है तो मैं तो विपक्ष को यह चैलेंज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे भाई, प्रेस से मत लड़ो। जिस चैनल पे तुम आए हो उसी से तुमको इतनी शिकायतें हैं, तुमको संवैधानिक संस्थाओं से शिकायतें हैं, तुमको EVM से शिकायतें हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, नहीं भाटी जी, नहीं थोड़ा सा ईडी से शिकायत है। यहाँ पे मैं कह दूं, भाटी जी आते रहते हैं हमारे चैनल पे, बड़ा आए हैं, बड़ी शालीनता से वो अपनी बात रखते हैं। यह चैलेंज देता हूं अजय जी, एक मिनट कि भाई भाटी जी हमेशा से हमारे चैनल पे आते रहे हैं और बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा तथ्यों में भी वो चूक गए और बार और मुकाबला कर लें। अजय जी, थोड़ा सा तथ्यों में भी आज थोड़ा सा चूक गए। राजकुमार जी, अच्छा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कह रहे थे कि 10 साल पुराना वो टेप है, 10 साल पुराना बयान है। मैं आपको बता दूं कि 10 साल पुराना नहीं है सर, वो ये इसी जुलाई का है जिस समय सीटों की उन्होंने घोषणा की थी, और उस समय एक बहस भी हुई थी। हमने अपनी रिपोर्ट में ये कहा भी
किसी ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन सवाल ये नहीं था उस समय। जुबान भी फिसली थी, हमने इसको भी क्लैरिफाई किया था कि हो सकता है उनकी जुबान भी फिसली हो, लेकिन ये आप चेक भी कर लीजिएगा इन फैक्ट्स को। केंद्र में फिर चैलेंज कर रहा हूं, हाँ। जो बाइट आपने सुनवाई है, ठीक है सर, ये जुलाई की नहीं है, जो बाइट आपने सुनवाई है बहुत पुरानी है सर। ये 10 साल पुरानी चैलेंज कर रहा हूं आप भाटी जी, 10 साल पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी बाइट है सर। 10 साल पहले तो मजबूत और मजबूर का डिस्कोर्स ही नहीं था भाटी जी। भाटी जी 10 साल पहले तो मजबूत और मजबूर का डिस्कोर्स ही नहीं था। नहीं, मुझे याद आ रहा है अटल जी के टाइम की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अरे नहीं सर, एक बार फैक्ट चेक कर लीजिए। जी के टाइम के 10 भी नहीं 15 साल हो गए। नहीं सर, अच्छा ठीक है, इस पे मैं आपको अलग से बाइट भेज दूंगा, अलग से भेज दूंगा, ठीक हो सकती, अलग से भेज दूंगा, अलग से भेज दूंगा। अजय जी मुलायम सिंह जी की बाइट चलवा दो जो संसद में कहा है। ठीक है अजय जी, हाँ। मोदी जी क्यों सर? मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह जी की बाइट सुनवा दो जो संसद में उन्होंने कहा है हमारी सरकार के बारे में, हमारे नेता के बारे में। और जहां तक यहाँ पे सवाल उठा रहे थे हमारे, वो 10 साल पुरानी बाइट नहीं है मुलायम सिंह जी। हम देशभक्ति में साहब संलग्न हैं, हम देशभक्ति में संलग्न हैं और जिसके साथ हैं पूरी ताकत से हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे लिए 2 सीट छोड़ेंगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो गया। बीजेपी भक्ति में हम कभी बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते और उत्तर प्रदेश में मायावती जी को नहीं बनाते प्रधानमंत्री, और फिर हम यहाँ राहुल गांधी जी को भी आगे बढ़ा करके कहते हैं। ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। ये देश है, ये सर्कस नहीं है। एक एक करके सर, एक एक करके। हाथी ऑलराइट, एक एक करके, एक एक लालटेन के सहारे सर्कस चलाया जा सकता है, देश नहीं। ऑलराइट, शाजिया, लालटेन युग नहीं है। हो गया अजय जी, ठीक है। भाटी जी मैं आऊंगा आपके पास। सर्कस चलाया अजय जी आगे बढ़ रहा हूँ। देश नहीं, देश शाजिया। देखिए राजकुमार भाटी जी जो हैं सारा अपना गुस्सा और भड़ास मीडिया पर निकाल रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ जवाब देने होंगे। उन्हें बताना होगा कि राहुल गांधी ने आज मसूद अजहर जी क्यों कहा, उन्हें बताना होगा कि दिग्विजय सिंह ने उसामा जी क्यों कहा, उन्हें ये बताना होगा कि उनकी पार्टी ने भारतीय वायुसेना पर इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए और बार बार संख्या की बात कर करके एयर स्ट्राइक के मौके पर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को इतना बल क्यों दिया। ये भी वाजिब सवाल हैं। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्यों मुलायम सिंह यादव ने अपने आखिरी इस सत्र के आखिरी भाषण में मोदी जी के साथ आने की सबको गुहार लगाई। उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों, क्या ऐसी मजबूरी थी कि सपा बसपा जो सालों साल और पता नहीं कितने इलेक्शन से एक दूसरे के दूर विरोधी थे, एक साथ आने पर क्यों मजबूर हुए। उनको ये भी जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने कांग्रेस का किनारा किया। उनको ये भी जवाब देना होगा कि क्यों ममता बनर्जी ने कांग्रेस का पत्ता काटने की कोशिश की। और अगर वो बात और भी करना चाह रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ ही बात करना चाह रहे हैं, तो उनको ये भी जवाब देना होगा कि क्यों शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल इतने के बाद भी साथ नहीं आ पाए। तो ये ढेर सारे सवाल हैं जो सिर्फ मेरे दिल में नहीं है बल्कि लोगों के मन में भी हैं, और लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। और आप बात कर रहे हैं विकास की और आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं कि चाहे बिजली की आप बात कर ले, या आप पानी की बात कर लें, या आप शौचालयों की बात कर लें, या आप उज्ज्वला योजना की बात कर लें, या आप पारदर्शिता की बात कर लें, या भ्रष्टाचार की बात कर लें, इसमें हर जगह आपको भाजपा ही नंबर 1 पे नजर आएगी। तो इतने नाराज ना होइए, ये पुख्ता बातें हैं और ये तथ्य हैं, और ये तथ्यों के आधार पर मैं बात आपसे रख रही हूँ। हर वक्त आप लोगों को मिलकर मोदी जी की बुराई करनी होती है और गाली बकनी होती है, लेकिन खुद आप लोग क्या साथ खड़े हैं? ठीक है, ऑलराइट, किसी तरह से मोदी जी को हराओ। भाटी जी आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। मैं फिलहाल विकास जी के पास जा रहा हूं। विकास जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विकास जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाटी जी अपना जवाब तैयार रख के आइएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। विकास जी के पास चलता हूं। विकास जी सवाल यही उठ रहा है, जो आप देखिए, थोड़ा सा इस चीज को इस दूसरे एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी सवाल विपक्ष पर उठते हैं तो उन सवालों को इस तरह से न लिया जाए कि विपक्ष की बुराई हो रही है। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन चिंता यह है कि एक मजबूत
विपक्ष का उभार जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब एकजुटता चाहिए विपक्ष में, तब हम गठबंधनों के जो गांठ है उनमें फंस जाते हैं, और गठबंधन बनाने की जब बारी आई उसमें भी हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो हावी होने लग जाती है। इसीलिए हम देख रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल भी आपसे पूछा था कि अब तक गठबंधन का स्वरूप दिख नहीं रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है एक मजबूत विपक्ष का उभर ना पाना। इसे आप कैसे विश्लेषित करेंगे? क्या क्या कमियां रह गई हैं? आपको आत्मविश्लेषण की भी तो जरूरत पड़ेगी सर। देखिए दीपक जी, हमारा एक बड़ा भारी फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आप साउथ इंडिया को लेंगे तो इस रीजनल पार्टीज की इमरजेंस 80s में हो गई, और बाकी जब आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं कि बिहार में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, उड़ीसा में जाएं, झारखंड में जाएं, असम में जाएं, तो आपने देखा होगा कि 90s में एक रीजनल एस्पिरेशंस जो उठी, उसकी वजह से रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ। तो जो एक फेडरल स्ट्रक्चर को संभाल के रखने की बात है, और हमें रीजनल पार्टीज की भावनाओं की भी कद्र करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन नेशनल पार्टीज थी वो रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई उस वक्त। इसीलिए रीजनल पार्टीज का एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हुई हिंदुस्तान के अंदर। बहुत संख्या में अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर के आई। इस बात को राष्ट्रीय जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप असम में हैं, झारखंड में हैं, बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पे आपको रीजनल पार्टीज को आगे रख करके एक बैक सीट आपको लेनी पड़ेगी। हिंदी हार्टलैंड में जैसे अगर आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों में जब आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट दोनों मेजर नेशनल पार्टीज का है। तो जिस तरह से सर, लेकिन कुछ बड़े बीजेपी ने अपने घटक दलों कुछ बड़े राज्यों की अगर बात करें जो चिंता विपक्ष को लेकर है, जो कुछ बड़े राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस का अलग दिशा है, कांग्रेस अलग दिशा में जा रही है, महागठबंधन अलग दिशा में आगे बढ़ चुका है, कांग्रेस को पीछे छोड़ चुका है। दीपक जी, अगर आप कल के पोल्स अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंता का विषय भाजपा के लिए है। जब आप पिछली बारी 73 सीटें थी, और कल के जितने भी पोल्स आए हैं आपने पक्के देखा, आपने देखा होगा, उसमें उनको डाउन करके 25 से 29 सीटों तक लेके आए हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली का रास्ता दिल्ली यूपी के दिल से होते हुए गुजरता है, और अगर भाजपा 25 सीटों पे यूपी में सिमट जाती है तो जिस तरह से आप मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्लीन स्वीप भाजपा का दिखा रहे हैं वो कतई ही नहीं होने वाला। आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आप कह रहे हैं क्लैरिटी है, यूपी में क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी पैन इंडिया क्यों नहीं दिखती है सर? ये क्लैरिटी हमें पैन इंडिया क्यों नहीं दिखती है? अभी आप वोटर्स को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं? यूपी में कुछ और, पश्चिम बंगाल में कुछ और, दूसरे राज्यों में कुछ और। दीपक जी, अगर हिंदी हार्टलैंड में जहां पे 250 सीटें आती हैं, जो मैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप ये मिलाकर के देखिए, यहां पे रीजनल पार्टीज की इमरजेंस नहीं है। ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है भाजपा और कांग्रेस का, और भाजपा के साथ भी यहां पे घटक दल नहीं है। घटक दल वहां हैं जहां पे रीजनल प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है। तो आप इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए कि अगर भाजपा 25 सीटों में उत्तर प्रदेश में समेट रही है तो आप 29 में से मध्य प्रदेश में 25 सीट या राजस्थान में 25 में से 20 सीट नहीं ले पाएंगे। बट वही सर्वेस कहते हैं सर, जिन सर्वेस का आप हवाला दे रहे हैं वही सर्वे कहते हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नुकसान ज्यादा नहीं है बीजेपी को। फिर आप वहां कैसे आप एडजस्ट करेंगे? दीपक जी, अगर आप प्री सर्जिकल स्ट्राइक आप देखेंगे, उस वक्त एनडीए की सिर्फ मात्र 225 सीटें आ रही हैं, और आप ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो यूफोरिया क्रिएट करा गया है, शाजिया जी ने कहा कि सेना से सवाल, मैं इनको ये बात बताना चाहूंगा। अच्छा, वो अलग सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। ठीक है, उस पर अलग बात भाजपा के प्रवक्ताओं ने जा करके नंबर दिए। चलिए मैं उस बात को छोड़ता हूं। ठीक है, इस पर मुझे भाटी जी के पास जाना है। ये जो कूलिंग पीरियड है, इस कूलिंग पीरियड के बाद ये जो नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, इस कूलिंग पीरियड के बाद भी बीजेपी का स्कोर नीचे आएगा। ऑलराइट, राजकुमार भाटी, कुछ सर्वेस की बात गुप्ता जी ने करी है, लेकिन उन सर्वेस में अभी भी जो सिंगल लास्ट कोएलिशन है, सिंगल लार्जेस्ट कोएलिशन है, वो एनडीए ही है। और ये कोई एक सर्वे नहीं बोल रहा है, आप जनवरी से उठा के देख लीजिए, सीरीज ऑफ सर्वेज आए हैं और उन सब में एक जो निरंतरता और एक
परमानेंट चीज जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि भले ही एक पार्टी को बहुमत ना मिले, अगर इन सिर्फ सर्वेस की बात करें, तो भी एनडीए सबसे बड़ा एक कुनबा बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता है ये एक बड़ा मौका आपको देता है विपक्ष को आपस में एकजुट होने का, आपस में मिनिमम जो प्रोग्राम आप लोगों ने अभी तक जो डिसाइड नहीं किया है, उसको घोषणा होने जा रही थी, अब चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारे सर्वेज जो हैं ये आपको मौका देते हैं एक और कि आप अभी भी एकजुट होकर एक कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और जनता के सामने जाएं बजाय कंफ्यूज करने के जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत स्वागत योग्य है। और दीपक जी, मैं एक बात बताऊं, आपके पैनल में बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं, सभी, आपका भी पत्रकारिता का अनुभव है, साजिया इल्मी जी भी खुद पत्रकार रही हैं, अजय जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, सभी अनुभवी लोग बैठे हैं, रामचंद्रन जी हैं। ये चुनाव में जनता का मूड कई बार बदलता है और असली मूड तब होता है जब मतदान में एक सप्ताह रह जाता है। तो अभी आप देखिए, अभी तो बदलाव होगा। जो विकास जी कह रहे हैं कि 25 और 29 सीट मिल रही है बीजेपी को, मैं दावा कर रहा हूं 5 से नीचे रहने वाली है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। किन इश्यूज पे? हम गोरखपुर में और फूलपुर में दिखा भी चुके हैं और कैराना में। तो जब ये गोरखपुर हार सकते हैं मुख्यमंत्री की सीट, तो और कहां जीतेंगे उत्तर प्रदेश में? बाकी जो आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही है, बिल्कुल ये होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं और इस पर विचार भी चल रहा है और ये निश्चित तौर पर जनता के सामने मुद्दे लेके जाएंगे, ये बताया जाएगा स्पष्ट तौर पर कि हम क्या करेंगे। घोषणा पत्र जारी होंगे पार्टियों के, गठबंधन का भी घोषणा पत्र जारी होगा, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, आप नहीं लगते हैं आप जनता के धैर्य की भी परीक्षा ले रहे हैं, आप जनता को वेट करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन पहले भी अपना गणित चेंज कर लेंगे। आपको नहीं लगता आप जनता के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि आप वेट करिए, हम ठीक 1 हफ्ते पहले अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करेंगे? हम तो जल्दी घोषणा पत्र हम नहीं, मैंने 1 हफ्ता पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए नहीं कहा, हम घोषणा पत्र बहुत जल्दी जारी करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं जनता का असली मूड चुनाव का 1 सप्ताह पहले बनता है। और जो साजिया जी कह रही थी, मुझे बहुत सवाल उन्होंने पूछे, मैं उनसे पूछ लूं क्या कि अपने नितिन गडकरी जी ने जो कहा विजय माल्या जी ने कोई घपला घोटाला नहीं किया है, विजय माल्या जी को कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्या साजिया जी ने सुना था ये बयान? इस पे कोई सफाई दे सकती है? और साजिया इल्मी पत्रकार थी, ये लोकपाल को लेकर राजनीति में आई, धरने पे बैठी इंडिया गेट पे, और उनको वापस लिया जाएगा। और विजय माल्या का आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा विजय माल्या जी, पहली बात तो जी कहा उन्होंने, विजय माल्या जी, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, स्पष्ट तौर पर कहा। उन्होंने कहा अगर वो पैसा वापस करें तो वो आप विजय माल्या को जी कह सकते हैं, हमने तो नहीं कहा मसूद अजहर को, हम तो मसूद अजहर को गुंडा मानते हैं, बदमाश मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, भारत का विरोधी मानते हैं, देश का दुश्मन मानते हैं, हमने कभी जी नहीं कहा। लेकिन आप जरूर, आपके द्वारा भगाए हुए जो अपराधी हैं, जो आपके द्वारा पैसे लेके भागे हैं, आपकी शय पर भागे हैं, उनको आप जरूर जी कहते हैं और उनको क्लीन चिट देते हैं आप। और मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं चिल्लाया था, साजिया इल्मी जी, मैं नहीं चिल्लाया था आपके बीच में। कितने आदमी थे इससे लोग नहीं, मैं गिनवाऊंगी और आपने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे एक भी शाजिया संक्षेप में, हाँ, ये शाजिया संक्षेप में, आप झूठ बोल कर देश को गुमराह, ओके, संक्षेप में, देश कतई गुमराह नहीं होगा, हमने कभी आपसे नहीं, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने ये नहीं कहा और आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर उन्होंने पैसा नाम आपने पहले मेरे लिया था, आपने मेरा नाम लेकर सवाल किए थे, लेकिन क्या उनकी तुलना हम कर रहे हैं विजय माल्या की उसामा बिन लादेन से? उन्होंने कहा कोई अपराध नहीं किया विजय माल्या जी ने, विजय माल्या जी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, उन्होंने स्पष्ट कहा। मौजूद है इस देश में क्या कुछ हुआ है, लोग जानते हैं कि इस देश में क्या कुछ हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, शाजिया जी, राजकुमार जी, ऑलराइट, ओके, शाजिया जी, राजकुमार जी, ओके, आगे बढ़ते। निनाद, हमने देखा दोनों तरफ इस बात पर बहस हो रही है कि हमारा मुद्दा स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारा मुद्दा स्ट्रांग है, लेकिन सवाल अभी भी जनता के मन में ये है कि मुद्दा एक्चुअल में है क्या? मुद्दा जो हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से क्लैरिटी है, जो 5 साल का काम किया है उन्होंने, वो उस कामकाज को सामने रखकर जनता के सामने, और वही उनके मुद्दे भी हैं। बीच में कुछ और मुद्दे उछाले जरूर गए हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन राफेल मुद्दे को छोड़कर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं लगा जिसमें कंसिस्टेंसी दिखी हो, जिसमें हमलावर एक या आक्रामक रणनीति दिखी हो। क्या आपको लगता है इन मुद्दों में विपक्ष की ओर से और कौन से ऐसे सवाल हैं जो सत्ता पक्ष को परेशान कर सकते हैं, या हैं भी या नहीं भी?
देखिए 2019 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 2019 के चुनाव में 3 स्पष्ट मुद्दे हैं। पहला स्पष्ट मुद्दा ये है कि क्या जो बहुत बड़े प्रॉमिसेस करके नरेंद्र मोदी आए थे, वोटर को वो अच्छा लगा या नहीं। मेरे ख्याल से 7.5% ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में और लो इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एडवांटेज मोदी है। डिसएडवांटेज मोदी ये है कि पहली बार इतने सालों बाद इतना बड़ा ऑपोजिशन एक साथ आया है, तो क्या वोटर को सिर्फ जो अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें तो वोट परसेंटेज के हिसाब से बहुत कठिन डगर है बीजेपी के लिए, फॉर एग्जांपल यूपी और कर्नाटक में। पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था और ये हिस्ट्री में पहले भी इंडियन इलेक्शंस में भी हो चुका है, कि पर्सनल कनेक्ट ऑफ द लीडरशिप ओकेजनली कट्स थ्रू द नंबर्स। वो जो पर्सनल उनका कनेक्ट होता है वोटर के साथ, वो जो नंबर अच्छे लगते हैं टेबल पे, उसमें से काट के सीधा वोटर के साथ कनेक्ट, और ये नरेंद्र मोदी का है। तो अगर नैरेटिव सेट करने में अगर कामयाब होता है ऑपोजिशन कि भाई हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नहीं आए, हम सिर्फ अपनी दुकान बचाने के लिए नहीं आए, हम और कारण के लिए आए, अगर ये कर सकते हैं तो एक चुनौती हो सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 5 साल कैसे रहे, तो है ही अगले 5 साल कौन ज्यादा दे पाएगा इंडिया को अच्छे। हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि यंग वोटर और विमेन वोटर, ये दोनों जो तबके हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, और ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इंडिया इज ए यंग कंट्री, 70% लोग 25 साल से नीचे हैं, हम कई बार ये भूल जाते हैं। तो ये 5 साल आगे मेरे कौन अच्छे दे पाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसके ऊपर वोट डिसाइड होगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अगर कंबाइंड ऑपोजिशन जो महागठबंधन पहली बात अगर बनता है, तो उसको एंटी मोदी से ज्यादा आगे जाना पड़ेगा और मोदी पे पर्सनल इंसल्ट्स बंद करनी पड़ेगी। बार बार खासकर गुजरात में हमने देखा था कि मोदी को पर्सनल इंसल्ट करने से बैकफायर होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही है वो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है जनता के बीच जाने में, और उसका विश्लेषण मैं रामचंद्रन सर आपसे करना चाहूंगा। हाँ नहीं रामचंद्रन सर मैं आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा पिछले वाले चुनाव में अगर जाएं तो एक नारा दिया था नरेंद्र मोदी और एनडीए ने, अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसका विश्लेषण इस तरह से हुआ था कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, एक होप है उस नारे में, और उस नारे के सहारे हमने देखा कि वोट टर्नआउट भी हुआ बीजेपी और एनडीए के पक्ष में। इस बार आपको क्या लगता है, उस समय नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन में थे, उनके लिए एक होप भरे नारे ने काम किया, इस बार आपको विपक्ष की ओर से कोई ऐसा, ऑपोजिशन की ओर से कोई ऐसा नारा लगता है जिसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो, जो होप देता हो जनता को, और जिस नारे के सहारे जनता ये कहे कि अगले 5 साल में हम आपको इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि आपने ये कहा, ऐसा कोई एटीट्यूड या कोई ऐसा नारा आपको दिखाई दिया उनकी बातों में या किसी वादे में? देखिए, कुछ फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड अलग हैं और इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। फैक्ट ये है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी भी मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। कुछ 1 साल पहले उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 70 और 80% के बीच में थी, अब वो थोड़ा कम होके 54-55% पे आ गए हैं, और उनके नियरेस्ट राइवल्स कुछ 35-38 के आसपास आके रुक गए हैं। एडवांटेज मोदी साहब के पास है, पर हम ये ना भूलें कि 5 साल के बाद जो आम आदमी घर से बाहर निकल के वोट करता है, कई चीजों पे नजर डालता है। ये पुराना जमाना नहीं रहा, वो देखता है कि क्या वायदों में कितने वायदे पूरे किए हैं, कहां हमको फिलहाल चोट लग रही है और उस पर इन्होंने नजर नहीं डाला है। नेशनल सिक्योरिटी अगर हम माने या ना माने, एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है। जम्मू एंड कश्मीर में मूड ये था कि वहां पर सिमल्टेनियसली असेंबली इलेक्शंस भी करवाया जाए, वो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि वहां पर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो आखिरकार एक ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, जो प्लस पॉइंट्स मोदी साहब के लिए 2014 में था, और वो अपने आप में बाकी सबको पीछे छोड़ गए, और उनकी जो अप्रोच थी बड़ी पॉजिटिव थी कि देश के लिए करना है, गरीबों को ऊपर उठाना है, सबके साथ सबका विकास, काफी हद तक सक्सेस था। पर ये मत भूलिए, पिछले 6 महीने में बड़ी प्रॉब्लम्स उभर के आए हैं। बेरोजगारी में कोई इंप्रूवमेंट दिखने को नहीं आया,
किसानों की जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ गई हैं। वो इनिशियली वो नहीं मान रहे थे कि उनके लोन वेवर्स दिया जाए, पर उन्होंने बाकी स्कीम्स इतनी जल्दी लाई हैं कि अब उनके अकाउंट्स में 2-2 हजार डल गई हैं। और तीसरी बात ये है कि आपने वायदे तो किए हैं, कुछ वायदे पूरे हुए हैं, कुछ वायदे पूरे नहीं हुए, और इनमें कुछ 1-2 जुमला भी उभर के आए हैं। तो अगर आप जनरल मूड ऑन द ग्राउंड देखेंगे तो फिलहाल सस्पिशन और डिसअपॉइंटमेंट है। अब ये अगले 4 हफ्तों में ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्या ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन अपने आप को एक फोर्स बना के दिखा सकती है और ऑल्टरनेटिव्स उभर के ला सकती है आम जनता के सामने कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव है मोदी साहब के सरकार के खिलाफ, और उसमें कुछ दम है तो बात बनती है। पर ओवरऑल सिचुएशन जो मैं देख रहा हूं, ये कोई आसान सी लड़ाई नहीं है, ये केक वॉक नहीं है। केक वॉक नहीं है, अजय जी। ऑपोजिशन का रोल है, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को एक एडेड एफर्ट डालना पड़ेगा अगर उन्होंने सेकंड टर्म हासिल करनी है। अजय जी, आपका फाइनल कमेंट में लूंगा। केक वॉक नहीं है, रामचंद्रन जी ये कह रहे हैं केक वॉक नहीं है आप लोगों के लिए। जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं शायद उतना इजी नहीं है, मुश्किलात अभी भी हैं। आपको जवाब कई और देने होंगे, जो वादे पूरे नहीं भी हुए हैं उनके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? तू आजमा ले जालिम, सब्र मेरा, तेरे हर सितम से नए हौसले मिले हैं। अगर ये केक वॉक नहीं है तो इसको हम केक वॉक बना के दिखाएंगे। और ये इस बात पे हम दावा कर रहे हैं कि मैं राजनीति स्टूडियो में बैठ के नहीं करता, मैं देश के जनता के बीच रहता हूं, और ये मैं दावा कर रहा हूं पूरी गंभीरता से कि देश के हर आदमी के द्वार तक यह सरकार पहुंची है। किसी न किसी को कुछ न कुछ मिला है। और जो दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की बात थी, जो हमारे पार्टी का नारा है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां अंधेरा है, उन दोनों का संगम हुआ है। और जनता, ये जो चुनाव है, ये जो मुद्दा है, वो 5 years ऑफ मोदी एंड 5 years ऑफ मोदी। पिछला 5 साल और अगला 5 साल, इसी के आधार पर हमसे जनता सवाल पूछ रही है, और हम अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, और हम जनता के बीच में जाएंगे। और फटाफट से जनता का, हाँ ठीक है अजय जी, थैंक यू अजय जी। और अब फटाफट से अजय जी के इस नोट पर हम फटाफट से कड़क सवाल का जवाब लेते हैं। जनता से हमने अपने पूछा था एक कड़क सवाल, क्या विपक्ष पीएम मोदी को टक्कर दे पाने की स्थिति में है, क्या टक्कर दे पाएगा? जनता का, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका जो ऑनलाइन पोल है उसके रिजल्ट्स के मुताबिक सिर्फ 15% लोग ये मानते हैं कि हाँ दे पाएगा, जबकि 85% लोग ये मानते हैं कि अभी ऐसी स्थिति में नहीं है विपक्ष कि वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाए। ये जनता का रुझान है जो आपके सामने है। अब फटाफट से, जैसा हमारा फॉर्मेट रहा है, डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच का, सबसे पहले देखते हैं आज का डायलॉग ऑफ द डे किसे गया। कि 5 साल के बाद जो आम आदमी घर से बाहर निकल के वोट करता है, कई चीजों पे नजर डालता है। ये पुराना जमाना नहीं रहा, ये पुराना जमाना नहीं रहा, नई तरह की जनता है और वो अपने मुद्दों पर वोट करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको टी आर रामचंद्रन जी डायलॉग ऑफ द डे के लिए। और मैन ऑफ द मैच देखते हैं किसे मिला। जो ऑपोजिशन मिस कर रहा है वो सिर्फ मुद्दे नहीं मिस कर रहा है, मेरे ख्याल से वो ये भी मिस कर रहा है कि जब आंकलन होगा तो सिर्फ ये आंकलन नहीं होगा कि पिछले 5 साल बीजेपी ने कैसे दिए, ये भी आंकलन होगा कि अगले 5 साल कैसे दिए जाएंगे। कि जब कम्युनिकेट करती है ऑपोजिशन तो ये अपनी पॉजिटिव चीजें कम्युनिकेट नहीं करती, सिर्फ मोदी में क्या गलतियां हैं ये कम्युनिकेट करने से जनरल इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। बहुत बहुत बधाई निनाद आपको मैन ऑफ द मैच के लिए। और इसी नोट के साथ मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, शाजिया, विकास गुप्ता जी, राजकुमार भाटी जी, अजय कुमार जी, निनाद सेठ, टी आर रामचंद्र, आज तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर इस पैनल डिबेट के बाद कम से कम आपको एक ओवरव्यू जरूर मिला होगा कि इन चुनावों में मुद्दों के हिसाब से दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या महागठबंधन का दावा करने वाला विपक्ष हो, जिसका अभी तक गठबंधन का कोई स्वरूप सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल 2 पक्षों को लेकर अगर चला जाए तो मुद्दों के मामले में दोनों पक्ष कहां खड़े हैं। और आखिरी फैसला तो जनता को करना है, और 23 मई को उसके नतीजे ये बताएंगे कि जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है। फिलहाल आज देश की बात में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।